हमारी बदलती पृथ्वी। पहला, स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें हम स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर ही के लगभग ये पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। तो इसको हाईलाइट करते हैं, ये पिघले हुए मैग्मा के कारण होता है कि एक धीमी गति से चलती रहती है। कहाँ गई धीमी? और पिघले हुए मैग्मा के कारण होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक विस्तृत रूप से घूमता रहता है, जैसे क्रियाकलाप में आगे भी दिखाया गया है। जैसे कि एक वो है, आग लग रहा है और इसके ऊपर एक कांच की बॉटल टाइप की। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। जो मैग्मा अंदर ही अंदर हिलता रहता है, इस पे पृथ्वी पे काफी परिवर्तन होते हैं। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया जाता है जिनके कारण ये गतियां उत्पन्न होती है। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भागों में घटित होते हैं उसे अंतर्जनित बल कहते हैं, एंडोजेनिक फोर्स। एवं जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उसे बहिर्जनित बल बोलते हैं, एक्सोजेनिक फोर्स। से अंतर्जनित बल कभी कभी आकाश में गति उत्पन्न कराते हैं तो कभी कभी धीमी गति। भूकंप, ज्वालामुखी जैसे आकाशीय गति के कारण ही पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। ये कौन सा था? ये पृथ्वी की गतियां। अंतर्जनित बल, बाह्यजनित बल, आकस्मिक बल, पटल विरूपण बल, भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन। बहिर्जनित बल, अपरदन, निक्षेपण, नदी, बहता जल, पवन, समुद्री तरंगे, हिम नदी, ये बाहरी जनित बल है। Yes? ज्वालामुखी भूपटल पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं, जैसा कि आपको पिछली वीडियो में दिखाया गया है कि मैग्मा लावा कैसे बाहर निकलते हैं फूट फूट करके। एंडोजेनिक, एक्सोजेनिक। जेनिक उत्पत्ति, एंडो अंतः, एक्सो बाहर। ठीक। आप ये देख रहे हैं, ये जो ऊपर का ये छेद है इसको क्रेटा बोलते हैं। और ये जो गैस निकली है, गैस और राख है। यहाँ से ये जो नदी है इसमें निकास या वेंट बोलते हैं। ये लावा या मैग्मा। पहली परपटी है, फिर दूसरा मेंटल है। मेंटल और पट्टी के बीच में मैग्मा होता है। इसी प्रकार स्थल मंडलीय प्लेटों में की गति के करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। जब ये प्लेट आपस में गति करती हैं तो इसकी सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। और स्थल मंडलीय प्लेटों की गति करने से पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है वह उद्गम केंद्र होता है। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। जो सबसे पहले स्थान पे पहुंचेगा उसका अधिकेंद्र होगा। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों की रूप से में गमन करती है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग वह सर्वाधिक हानि होती है और वह अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे होती जाती है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ भूकंप उत्पन्न हुआ है और सबसे पहले जो पहुंचा है एकदम सीधे में, यहाँ से ये डायरेक्ट यहाँ पहुंचा सीधा। ये अधिकेंद्र हुआ, फिर ये फैला चारों तरफ ऐसे ऐसे गया, फिर उसके बाद ऐसे
फिर ऐसे इधर फैला, इधर फैला। इस तरीके से भूकंप की तरंगे सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती हैं। वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है वो भूकंपीय ऊर्जा उद्गम केंद्र कहलाता है। भूकंप की तरंगे तीन प्रकार की होती हैं: पी तरंगे अथवा अनुदैर्घ्य तरंगे, एस तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे, एल तरंगे पृष्ठीय तरंगे। इन तरंगों के बारे में जो अनुदैर्घ्य अनुप्रस्थ है, ये बात को आपको नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से समझाऊंगी। यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं, लेकिन यदि हम पहले से तैयार रहे तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावनाओं का अनुमान लगाते हैं। जैसे जब भूकंप आने वाला था तो रेडॉन में बढ़ जाता है, रेडॉन की स्मेल आने लगती है। ठीक है। जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब व मछलियों की उत्तेजना, सांपों का धरातल पे आना, ये सब चीजें हैं। ये स्थानीय लोगों सामान्य तरीके से भूकंप को जानने का तरीका है। भूज में भूकंप के झटके, 26 जनवरी 2001 को भूज शहर में रिएक्टर स्केल, भूकंप को रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। शहर में आग लगना, चारकोल तथा अंगीठियों का पलटना, भूकंप में प्रभावित क्षेत्र, आपातकाल की घोषणा, राष्ट्रपति ने आपातकालीन स्थिति की घोषणा की। तो भूकंप आने पे काफी नुकसान भी होता है। अब अभी 2 पॉइंट कुछ आए तो नहीं होता, बट 4 पॉइंट या 6 7 हो जाए तो हो जाता है। भूकंप के बचाव की तैयारी, सुरक्षित स्थान, रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में। इनसे दूर रहें। आग वाले स्थान, चिमनी के आसपास व टूटे और सकने वाले, जैसे खिड़कियां, दर्पण, तस्वीर फ्रेम। पहले से तैयारी, यदि आपके दोस्तों एवं पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैला या आपदा का सामना विश्वास से करें। मुख्य स्थलाकृतियां, अपेक्षा एवं अपर्दन नामक दो पराक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रही है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपेक्षे की प्रतिक्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसी विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है, फलस्वरूप यह एक स्थान पर निक्षेपित करता है। किसी भी अपक्षय और अपवर्तन, अपक्षय मतलब मान लीजिए आप किसी सील पे अदरक रखे और उसको तोड़ दीजिए, वो अपक्षय है। सिलबट्टे पे अदरक रखे और सील से तोड़ दीजिए, वो अपक्षय। अपवर्तन क्या है? धीरे धीरे उसको घिसना, हवा के माध्यम से, रेत कंकड़ से टकराना, टकरा कर मतलब एकदम रेत के जैसे टूटना, वो अपवर्तन होता है। अपवर्तन क्या होता है? फिर हवा के माध्यम से रेत एक स्थान से दूसरे स्थान जाके जुटता है, वो निक्षेपण होता है। अपवर्तन व निक्षेपण या पराक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। नदी के कार्य, नदी के जल के दृश्य भूमि का अपरदन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी पर गिरती है तो यह जल प्रपात बनती है। इसी आप देखते हो बहुत झरने हैं, नियाग्रा जलप्रपात और दूध सागर, बहुत से हैं जो सीधा सीधा गिरते हैं तो पत्थरों पे छोड़ देते हैं। वो पत्थर से घिस घिस के थोड़ा रेत जैसा निकलता है, फिर वो कंकड़ बनता है, फिर रेत बनता है, फिर मिट्टी बन जाता है। विश्व में हजारों छोटे जलप्रपात है। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका का वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका के कनाडा में संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है, और अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे में सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात। नियाग्रा जलप्रपात का सीन है। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह अपना मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी की इस इन्हें बड़े मोड़ को विसर्प कहते हैं। ये जैसे सांप जैसी आकृति बनाया जा रहा है। इसके बाद यह विसर्पों के किनारों पर लगातार अपरदन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है, जिससे विसर्प लुप्त हो जाए
लुप्त के सिरे से निकट आता है। समय के साथ विसर्प लुप्त नदी के कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं, जिसे चाप झील कहते हैं। धीरे धीरे ऐसा क्या होता है कि यहाँ से ऐसे धीरे धीरे ये ऐसे ऐसे आते 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 एक कट जाएगा, ये सीधा हो जाएगा थोड़ा थोड़ा। तो ये जो सीधा हो जा रहा है तो ये इतना छूट गया। ठीक है, इसे चाप झील कहते हैं। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों से बाढ़ आ जाता है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थ का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी पदार्थों एवं अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बढ़ा का बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। काफी वो उपजाऊ मृदा होती है। और नदी के उत्थित तटों पर तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता और तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। ये देखिए किनारे किनारे ये तटबंध है, ये हिस्सा, ये बाढ़ का मैदान, ये चाप झील जो कि नदी से ऐसे कट कट के बना हुआ है। जिसकी वितरिका कहते हैं, जिसे वितरिका कहते हैं। ये जो हो रहा है ना, ये कई बार जाकर धीमी हो जाती है और फिर कई पार्ट्स में बढ़ जाती है, इसे वितरिका कहते हैं। यह नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे को निक्षेपण करने लगती है और प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने के निर्माण करती है और सभी मुहाने में अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक है, ये दिख रही है वितरिका है। ये जो छोटे ये जो वो बन रहा है ना छाप जैसा, ये तो गाद है। ऐश्वरी कह सकते हैं, डेल्टा जैसे आकृति त्रिकोण बना है तो डेल्टा ये ऐश्वरी है। इसकी जो नदी द्वारा बटोर के लाई गई और जो कितने पार्ट्स में बटा है ना, इसे वितरिका कहते हैं। समुद्री तरंग के कारण समुद्री तरंग के अपरदन एवं निक्षेपण से तटीय स्थलाकृतियां बनते हैं, जैसे तटीय मेहराब। ऐसे यहाँ से समुद्र के चोट से लग लग के यहाँ की मिट्टी कमजोर होगी, धीरे धीरे कट कट के ऐसे होल बन गया, तटीय मेहराब, समुद्री गुफा तथा स्टक, किनारे किनारे से ऐसे कट कट के स्टक बन गया। समुद्र तरंगे के अपरदन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियां बनाते हैं। समुद्री तरंगे लगातार शैलों से टकराती रहती हैं, जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती हैं। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है, जिससे तटीय मेहराब का बनते हैं। लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देती है और केवल दीवारें बचती हैं। दीवारें जैसे जैसे इन आकृतियों का स्टक कहते हैं और समुद्री जल के, जैसे कि पहले इसने समुद्री गुफा बनाया, फिर तटीय मेहराब बना दिया, फिर स्टक बना दिया। दीवार जैसे कि इन आकृतियों को स्टक कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए हैं। ऊंचे शैलो तटों को समुद्री ब्रिंग कहते हैं। जो ऊर्ध्वाधर उठे हुए जो ऊंचे शैलीय हैं, ये समुद्री भृंगु कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हैं। ठीक? समुद्री तरंगे के किनारे पे अवसाद जमा समुद्री पुलीन का निर्माण करते हैं। अभी इसमें दिखाया है हिमनद के कार्य। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियां होती हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोला शमी मिट्टी और पत्थरों के अपरदन कर देती हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों को गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती हैं और गोलाश्मी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य अपरदन कहते हैं। भूदृश्य अपरदन। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शैल रेत एवं तलछट मिट्टी में निक्षेपित होते हैं। निक्षेपण हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। पवन के कार, क्या आप कभी ये रेगिस्तान देखा है? बालू के टिब्बे के कुछ चित्र एकत्र करने का प्रयास कीजिए। रेगिस्तान के पौने अपरदन एवं निक्षेपण प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के शैल देख सकते हैं, जिन्हें आप सामान्य छत्रक शैल कहेंगे।
जैसे कि ये ऐसे बनते हैं, कट कट के यहाँ से ऐसे हवा चली, यहाँ से ऐसे ऊपर का कठोर होगा, नीचे का कठोर होगा, बीच बीच का मुलायम हो गया, यहाँ से ऐसे कट गया, तो यही छत्रक होता है। पवन की शैल की ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग में आसानी से कटती है, इसलिए ऐसी शैल के आधार को संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होता है। पवन चलने पर ये अपने साथ रेत के एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो ये रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनती है और इसको बालू टिब्बा कहते हैं। ये देखिए जैसे ना, ये बना हुआ है, ये बना हुआ ये टिब्बा है। जब बालू के कण महीन और हल्के होते हैं तो वायु उनका उठाकर अत्यधिक दूर ले जाती है। जब ये बालू के कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोएस कहते हैं। जब बालू के कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोएस कहते हैं। चीन का एक विशाल लोएस निक्षेप पाया जाता है चीन में। क्वेश्चन आ गए एंड हम लोग इसका नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। अब इसके लिए थैंक यू।